दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव कभी भी देखने को मिल सकता है। किसी भी दिन यह घोषणा हो सकती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसकी वजह अब आप जानते हैं। उन्होंने राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और सोशल मीडिया पर भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि अब संसद के उच्च सदन में जाना चाहते हैं। यानी ये लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार की सक्रिय राजनीति से उनकी विदाई का समय नजदीक आ गया है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता है तो लगभग 2 दशक से ज्यादा समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने वाले नेता का राजनीतिक मूल्यांकन कैसा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर सिर्फ सत्ता का सफर नहीं रहा, बल्कि विचारधारा, गठबंधन और कई बड़े मोड़ों से गुजरता हुआ एक लंबा सफर रहा है। अगर शुरुआत की जाए तो ये कहानी 1990 के दशक से शुरू होती है, जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव से अलग होकर अपनी अलग राजनीतिक राह चुनी। 1995 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा। उस समय उनका गठबंधन वामपंथी दलों के साथ था। उस चुनाव में गठबंधन को कुल 6 सीटें मिली, जिसमें 4 समता पार्टी की थी और 2 वाम दलों की। चुनावी राजनीति में यह बहुत बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन एक राजनीतिक पहचान जरूर बन चुकी थी। दरअसल उनकी पहचान केवल चुनावी जीत से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व से बनी थी। वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले नेता थे, समाजवादी पृष्ठभूमि से आते थे, ईमानदार छवि के नेता माने जाते थे और ये माना जाता था कि वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। इसी वजह से धीरे धीरे उनकी अलग पहचान बनती चली गई। फिर आया 1996 का दौर, जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी। उस समय समता पार्टी में जॉर्ज फर्नांडिस भी प्रमुख नेता थे और पार्टी ने तय किया कि बीजेपी का समर्थन किया जाएगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली मुख्य पार्टियों में शिवसेना और अकाली दल के साथ समता पार्टी भी शामिल थी। यहीं से दोनों दलों का साथ शुरू हुआ। समय बीतता गया और सन 2000 के आसपास बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बन रहा था। उस समय भी बीजेपी राज्य में बड़ी पार्टी थी, लेकिन पार्टी के सामने एक बड़ी समस्या थी। उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो समाजवादी पृष्ठभूमि से हो और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो। उस समय बीजेपी के पास ऐसा नेता नहीं था। ऐसे में उनके सामने एक ऐसा तैयार चेहरा था, नीतीश कुमार। कहा जाता है कि बीजेपी उन्होंने राजनीतिक रूप से अपने साथ पूरी तरह जोड़ लिया और इसके बाद बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प स्थिति बन गई। हालात ऐसे हो गए कि बिहार बीजेपी में शायद ही कोई ऐसा नेता था जो खुले तौर पर उनके फैसलों का विरोध कर सके। अगर कोई मतभेद होता तो भी वो सीधे अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी से बात करते थे। इसी दौर में सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भी ये समझ लिया कि नीतीश कुमार के साथ तालमेल बनाकर चलना ही बेहतर है। लेकिन इसका असर यह हुआ कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं में धारणा बन गई कि वो जरूरत से ज्यादा समझौता कर रहे हैं। फिर आया 2010 का चुनाव, जो नीतीश कुमार की राजनीति का शिखर माना जाता है। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को 243 में से 206 सीटें मिली। बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन इसी शिखर के बाद राजनीति ने अचानक मोड़ लिया। 2013 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध करते हुए बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद साल 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा। नतीजा बेहद निराशाजनक रहा। बिहार की 40 सीटों में से उनकी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। इसके बाद राजनीति ने फिर करवट ली। वो लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन में चले गए। 2015 का चुनाव इसी गठबंधन ने जीता, लेकिन कुछ समय बाद फिर गठबंधन बदला और वो वापस बीजेपी के साथ आ गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी पार्टी बीजेपी से छोटी हो गई। जेडीयू को 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 74 सीटें। इसके बावजूद बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं किया और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए रखा। लेकिन उसी समय यह साफ होने लगा था कि राजनीति का समीकरण धीरे धीरे बदल रहा है। फिर एक बार उन्होंने आरजेडी के साथ जाने का फैसला किया और कुछ समय बाद फिर वापस एनडीए में लौट आए। यह सिलसिला चलता रहा। 2025 के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के सामने बड़ी दुविधा थी। क्या चुनाव बिना चेहरे के लड़ा जाए या फिर नीतीश कुमार को ही नेता घोषित किया जाए? आखिरकार फैसला हुआ कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच उनका स्वास्थ्य भी लगातार चर्चा का विषय बनने लगा और माना जाने लगा कि अब बिहार में नए नेतृत्व की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के लिए भी ये सही समय माना जा रहा था, क्योंकि अगले बड़े चुनाव में अभी समय है।
2029 में लोकसभा चुनाव और 2030 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार में अपना नेतृत्व स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल एक और है। नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा हमला किया। पहला भ्रष्टाचार और दूसरा परिवारवाद। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही रही कि उन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। यहां तक कि उनके विरोधियों ने भी शायद ही कभी उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो। और दूसरी बात यह कि उन्होंने अपने परिवार को कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अब चर्चा यह है कि उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह वही मुद्दा होगा जिस पर उन्होंने पूरी राजनीति में दूसरों को घेरा था। दरअसल उनके सामने एक और रास्ता भी है। अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते हुए घोषणा करते हैं कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं तो उनकी छवि और भी बड़ी हो सकती थी। ऐसा उदाहरण भारत की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन एक उदाहरण जरूर दिया जाता है नवीन पटनायक का, जिन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। क्रिकेट में भी एक मशहूर उदाहरण दिया जाता है सुनील गावस्कर और कपिल देव का। कहा जाता है कि सबसे अच्छा रिटायरमेंट वही होता है जब लोग पूछे कि इतनी जल्दी क्यों, लेकिन जब लोग पूछने लगे कि अब तो क्यों नहीं, तब समझ लेना चाहिए कि समय निकल चुका है। राजनीति में भी एक ऐसा उदाहरण दिया जाता है नानाजी देशमुख का, जिन्होंने 60 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति छोड़ने की घोषणा की। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री पद छोड़ने के साथ साथ राजनीति से भी संन्यास की घोषणा करते हैं तो उनका कद और बड़ा हो सकता था, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जिस पूंजी को अर्जित किया, ईमानदारी की छवि, परिवारवाद से दूरी और एक अलग राजनीतिक पहचान, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। लेकिन अगर अब वो राज्यसभा जाते हैं और उसी समय उनका परिवार सक्रिय राजनीति में आता है तो आलोचक ये जरूर कहेंगे कि जीवन भर जिस चीज के खिलाफ राजनीति की, अंत में उसी रास्ते पर चल पड़े। तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या ये सच में एक राजनीतिक विदाई है या फिर बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।